हेलो दोस्तों, अगर चीन इस बार लद्दाख या किसी दूसरे इलाके में भारत पर हमला करता है तो उसे बहुत सोच समझ कर यह कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इस बात के पक्के आसार हैं कि चीन को मुंह की खानी पड़ेगी। और अगर चीन इस लड़ाई में हारता है तो यह सिर्फ एक युद्ध की हार मात्र ही नहीं होगी, बल्कि महाशक्ति बनने का उसका सपना भी चूर चूर हो जाएगा। इस बात को एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। आपकी गली का कोई दादा अपनी बंदूक, अपने हाव भाव और अपनी गालियों के दम पर गली में अपना आतंक मचाए हुए है, लेकिन एक बार उसका मुकाबला एक शरीफ आदमी से होता है जो सीधा सरल इंसान है लेकिन है बहुत ताकतवर। और जब मुकाबला उसके सिर पर आ ही पड़ता है तो वो उस दादा को बुरी तरह पछाड़ देता है। अब इस हार का असर सिर्फ उस घटना तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि दादा की पिटाई हुई और लोग भूल गए। होगा ये कि लोगों के सामने उस दादा का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो अपनी गली ही नहीं बल्कि पूरे शहर में किसी के सामने रौब जमाने के काबिल नहीं रहेगा। अगर भारत से आर पार की लड़ाई में चीन हार जाता है तो यही हाल उसका होने वाला है और वो ये जोखिम लेना कभी नहीं चाहेगा। सोचिए कि कैसे वो अमेरिका को चैलेंज करने की स्थिति में रहेगा अगर वो भारत से हार जाता है। वो कैसे जापान, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों पर रौब गालिब कर सकेगा। शायद आप ये सोचें कि मैं पक्के तौर पर कैसे कह रहा हूं कि चीन को भारत के साथ मुकाबले में मुंह की खानी पड़ेगी। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन चीन के सैनिक अगर भारतीय सैनिकों के साथ आकर लातों और मुक्कों से लड़ाई लड़ने पर मजबूर हैं तो इसका कोई अर्थ होता है। अर्थ यह कि चीन ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जो हथियारबंद लड़ाई में तब्दील हो जाए। उसे पता है कि आज का भारत सन 1962 का भारत नहीं है। वो एक परमाणु शक्ति है, अंतरिक्ष शक्ति है, सैन्य शक्ति है, राजनैतिक शक्ति है और आर्थिक शक्ति तो है ही। भारत ऐसा देश नहीं है जो किसी भी तरह के दबाव में टूट सके। वो 130 करोड़ नागरिकों का देश है। जाहिर है कि चीन कोई बड़ा कदम उठाने से बच रहा है। वो भारत को अपनी तथाकथित फौजी ताकत दिखाने की कोशिश करता रहेगा, जिसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। वो अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात करता रहेगा। वो अपने अखबारों और टेलीविजन चैनलों के जरिए तथा अपने नेताओं के बयानों के जरिए भारत पर हमला करता रहेगा, लेकिन इससे आगे बढ़ने से बचेगा। सीधे फौजी हमला करने के लिए उसे बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि भारत ये मानकर ढिलाई बरतने लग जाए कि चीन प्रत्यक्ष सैन्य टकराव से बचेगा। भारत ने ऐसे किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी कर रखी है जो जरूरी है, लेकिन चीन के मन में संकोच बना रहेगा, आशंका बनी रहेगी। अगर वो लड़ाई में जीत भी जाता है तो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया उसे ज्यादा ताकतवर देश मानती है। ऐसी हालत में कुछ दिनों में बात आई गई हो जाएगी। लेकिन अगर वो हार गया तो यह गहराई से विचार करने का सवाल है, क्योंकि चीन पिछली शताब्दी में सिर्फ एक जंग हारा है जो 1967 में हुई थी, और उस छोटी जंग में भारत ने उसे शर्मनाक शिकस्त दी थी। इन हालात में चीन का ठिठक जाना उचित है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि उसके हाथ से भारत का बाजार निकल जाएगा, बल्कि विशुद्ध फौजी कारणों से भी। आइए जरा सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि चीन के सैनिकों ने हर बार भारत के साथ टकराव तो मोल लिया, लेकिन आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा। महीने 2 महीने तक दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। चीन से खूब बयानबाजी भी आई, अखबारों में भारत को सबक सिखाने की बातें भी छपी, लेकिन अंत में क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। याद कीजिए डोकलाम में क्या हुआ। भारी तनाव के बाद आखिरकार चीन को सुलह सफाई के लिए पहला कदम उठाना पड़ा था। भारत ने पहला कदम नहीं उठाया। वो तब तक चीन के मुकाबले में डटा रहा जब तक कि खुद चीन की तरफ से तनाव को घटाने के कदम नहीं उठा लिए गए। ध्यान देने की बात यह है कि डोकलाम में तो मामला भारत का अपना भी नहीं था। चीन ने भूटान की सीमा का उल्लंघन किया था और भारत भूटान के दोस्त के रूप में चीन को खदेड़ने के लिए सीमा पर आ डटा था। खुद भूटान के कदम लड़खड़ाने लगे थे, आत्मविश्वास जवाब देने लगा था, लेकिन भारत अडिग खड़ा रहा। चीन के बार बार यह कहने के बावजूद भी कि यहां भारत की सीमा से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, तब भारत हमसे क्यों उलझ रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि भूटान के साथ भारत की संधि है। इसमें व्यवस्था है कि अगर कभी भूटान के अस्तित्व को कोई खतरा पैदा होगा तो भारत उसकी सुरक्षा की गारंटी देगा, और भारत ने यह गारंटी कामयाबी के साथ दी। दुनिया ने भारत का लोहा माना कि एशिया में कोई है जो चीन के सामने डटकर खड़ा है। दुनिया में भारत की इज्जत पहले से ही चीन की तुलना में बहुत ज्यादा है, लेकिन इस घटना के बाद वो इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। एक फर्क यह आया कि जहां पहले भारत की आर्थिक ताकत की बात होती थी, वहीं अब भारत की सैनिक ताकत की बात होने लगी। आज की तारीख में भारत और चीन के बीच अगर युद्ध हुआ तो वो पारंपरिक हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध होगा, यानी इसमें प्रधान भूमिका थल सेना की होगी, जबकि वायुसेना उसकी मदद कर रही होगी। अगर यह युद्ध समुद्र में लड़ा जाता या फिर यह परमाणु युद्ध होता
तो शायद चीन भारत पर भारी पड़ता, क्योंकि इन दोनों मामलों में उसके पास भारत की तुलना में ज्यादा शक्ति है। लेकिन चीन और भारत के बीच में कोई समुद्री सीमा नहीं है। दोनों देशों की सीमा हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र में है, जहां पर जमीनी लड़ाई लड़ी जानी है, और जमीनी लड़ाई में भारत चीन पर भारी पड़ेगा। इसके कई कारण हैं। पहला बड़ा कारण यह है कि चीन की सेना ने पिछला बड़ा जमीनी युद्ध 1962 में लड़ा था। यह 60 साल पहले की बात है। तब से चीन के सैनिकों की 3 पीढ़ियां रिटायर हो चुकी हैं। चीन ने पिछली शताब्दी में कुल जमा 3 बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। इनमें से एक लड़ाई सन 1979 में वियतनाम के खिलाफ लड़ी थी, लेकिन वो बहुत छोटी लड़ाई थी। इसके अलावा सिर्फ 2 युद्ध चीन की सेना ने लड़े थे। पहला 1950 से 53 के बीच कोरिया के खिलाफ, जिसे कोरियन वॉर कहा जाता है, और दूसरा युद्ध उसने सन 1962 में भारत के खिलाफ लड़ा था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी खुद को कितना भी ताकतवर समझती हो, लेकिन उसकी कमजोर नस ये है कि उसे असली युद्ध का अनुभव नहीं है। उसके लोग अनट्रेंड हैं। उस पर पहाड़ी तथा बर्फीले इलाके की दुश्वारियों को और जोड़ दिया जाए तो उसके लिए जमीनी जंग की चुनौती और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। दूसरी तरफ भारत के साथ ऐसा नहीं है। उसने 20 साल पहले ही कारगिल की लड़ाई लड़ी है, जहां उसने पाकिस्तान की फौज को इसी लद्दाख इलाके में कारगिल की पहाड़ियों से बहुत बुरी तरह से मारकर भगाया था। हार इतनी करारी थी कि पाकिस्तान की सरकार और फौज ने मारे गए लोगों को पाकिस्तानी मानने से ही इनकार कर दिया था। यह कोई 20 साल पुरानी बात है, और तब के बहुत सारे अफसर आज भी भारतीय सेना में मौजूद हैं। ये लड़ाई न सिर्फ पहाड़ी क्षेत्र में हुई, बल्कि बर्फीले क्षेत्र में भी हुई, और सारा टकराव उस इलाके से बहुत ज्यादा दूर नहीं था जहां आज चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। बल्कि वहां पर भारत के साथ में एक डिसएडवांटेज भी था कि हमारी फौजें नीचे थी और पाकिस्तान की जो फौजें थी वो पहाड़ों के ऊपर थी। लेकिन इसके बावजूद आप जानते हैं कि कारगिल युद्ध का नतीजा क्या रहा। अब अगर आप इसमें सियाचिन के अनुभवों को भी जोड़ दें तो अंदाजा हो जाएगा कि विषम परिस्थितियों में सैनिक चुनौतियों के साथ साथ कुदरत की चुनौतियों का सामना करने का दमखम किस देश की सेना में है। भारत की एक और खास बात है कि हमारी सेना करीब करीब 12 महीने किसी न किसी रूप में युद्ध में लगी रहती है। कभी वो आतंकवादियों के खिलाफ कश्मीर में लड़ रही होती है, तो कभी पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों से लड़ रही होती है, कभी वो नक्सलियों से लोहा ले रही होती है, और कभी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान की बैंड बजा रही होती है। जंग करना उसके लिए रोजमर्रा का काम है। लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं है। जहां तक ट्रकों के जरिए सामान, हथियार और जवानों को सीमा पर पहुंचाने की बात है, तो यह काम चीन आसानी के साथ कर सकता है। लेकिन युद्ध लड़ने की बात और है, जिसमें भारत उस पर भारी पड़ेगा। 1962 में भारत की हार के कारणों में से एक कारण यह भी था कि उस समय हमारे पहाड़ी इलाके में न तो सड़कें थी और न विमान पट्टियां। भारत के पास जंगी हथियार भी बहुत ही कम थे, और विमान पुराने जमाने के थे, जिनमें से ज्यादातर चलते ही नहीं थे, और बंदूकें बाबा आदम के जमाने की थी। आज इनमें से एक भी मामले में हमारी हालत कमजोर नहीं है। चीन ने संख्या बल का भी इस्तेमाल किया था और बहुत बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को लड़ाई में झोंक दिया था। सड़कें और विमान आदि न होने की वजह से भारत बड़ी संख्या में सैनिकों को वहां नहीं पहुंचा पाया। हमारे सैनिक संख्या में कम पड़ गए, जिसका असर जंग के मैदान में देखा गया। आज चीन से लगने वाली सीमा पर बड़ी संख्या में सड़कें मौजूद हैं और हवाई अड्डे भी बन चुके हैं। हमारे पास आधुनिकतम हथियार हैं, जिनमें से एक बोफर्स तोपों का जलवा पाकिस्तान कारगिल युद्ध के समय देख चुका है, और चीन भी इसे भूला नहीं होगा। लेकिन बड़े हथियारों की भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। टैंकों से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां और छोटी मिसाइलों से लेकर रॉकेट तक सभी हमारे पास है। इस बीच वायुसेना की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है, और हमारे सुखोई तथा मिराज जैसे विमानों का लोहा दुनिया मानती है। और अब तो बहुत जल्दी हमारे पास राफेल विमान भी आने जा रहे हैं। जाहिर है कि यह सन 1962 वाला भारत नहीं है। यह वियतनाम या ताइवान जैसा देश भी नहीं है। हालांकि चीन तो उनको भी झुकाने में नाकाम रहा है। तीसरा बड़ा कारण यह है कि चीन के हथियारों की क्वालिटी पर पूरी दुनिया में संदेह किया जाता है। वैसे तो चीन ने तमाम तरह के टैंक, हवाई जहाज और मिसाइलें बना ली हैं, लेकिन जरा सोचिए कि क्या वजह है कि जब हथियार खरीदने की बात आती है तो दुनिया अमेरिका, यूरोप या रूस की तरफ देखती है, चीन की तरफ नहीं। अफ्रीका में जरूर चीन ने कई देशों को हथियार बेचे हैं, क्योंकि ये देश बहुत गरीब हैं और अच्छे हथियार खरीदने की स्थिति में नहीं है। पाकिस्तान भी हमारे पड़ोस में ऐसा ही एक देश है। लेकिन जो भी देश क्वालिटी के हथियार खरीदने की स्थिति में हैं, वे चीन से दूर ही रहते हैं। एक के बाद एक कितनी ही रिपोर्टों में कहा गया है कि चीन के हथियार कमजोर स्टैंडर्ड के हैं। एक उदाहरण देखिए, जॉर्डन ने सन 2016 में चीन से 6 CH-4B मानव रहित युद्धक हवाई वाहन या ड्रोन खरीदे थे। लेकिन 3 साल के भीतर ही जॉर्डन की सेना ने उनसे छुटकारा पाने का फैसला कर दिया और उनको बेचने के लिए विज्ञापन निकाल दिया। दूसरी तरफ उसने इंग्लैंड से ऐसे ही हथियार खरीदने का फैसला कर लिया। सन 2016 का एक उदाहरण और देखिए।
उस साल चीन ने अपने JF-17 विमान का जोर शोर से प्रचार किया और पूरी दुनिया से लोगों को अपने एयर शो में बुलाया। उसने बहुत सारे देशों को उसको बेचने की कोशिश की, लेकिन दर्जनों देशों में से सिर्फ एक देश ने यह विमान खरीदा और वो देश था नाइजीरिया। नाइजीरिया एक गरीब देश है, ये आप और हम सब जानते हैं। चीन के हथियारों की कमजोर क्वालिटी पर हम अलग से एक वीडियो भी बना रहे हैं, उसे आप जरूर देखिएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद भी इस समय गंभीर आंतरिक संकट से जूझ रहे हैं। वो कोई बड़ा फैसला करने से बचेंगे, क्योंकि जंग में अगर हार हो गई तो चीन में तख्ता पलट की आशंका पैदा हो जाएगी। चीन ने दुनिया को जिस तरह से कोरोना वायरस के संकट में धकेला है, उसकी वजह से वो विश्व राजनीति में वैसे ही अलग थलग पड़ा हुआ है। खुद चीन के भीतर भी वहां की सरकार इस समय काफी अलोकप्रिय है। इधर भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिससे आप राजनीतिक मतभेद भले ही रखते हो, लेकिन उसमें साहस और संकल्प की कोई कमी नहीं निकाल सकते। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं इसी प्रकार के बेबाक और दमदार वीडियो रोजाना। धन्यवाद।